हम जिन्हें आज तक लोअर कोर्ट कहते आए हैं, बस वही लोअर कोर्ट मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब इंडिया में जो सिस्टम चलता है सिंगल, उसमें सबसे नीचे जो कोर्ट्स हैं उन्हें हम लोग लोअर कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं। और बेसिकली एक्चुअली अगर हम लोग देखा जाए तो काम काज वर्क लोड जिसे कहेंगे ना, वो सबसे ज़्यादा लोअर कोर्ट्स में ही रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम केसेस ये डायरेक्टली सबसे पहले ये लोअर कोर्ट्स में ही आते हैं। अब आप देख लीजिए कि आपने सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में जो चीज़ें देखी थी उसको निकाल दो, हाई कोर्ट्स के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की चीज़ें निकाल दो। अच्छा, वो भी अगर हम लोग देखें कि सिविल केसेस ये डायरेक्ट हाई कोर्ट जाती हैं, लेकिन जितने सिविल केसेस इंडिया में है ना, उसमें से 10% ही केसेस ऐसे हो गए जो डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि किसी गांव में दो भाइयों के बीच में 5 एकड़ ज़मीन के लिए कोई डिस्प्यूट है। अरे वो क्यों इतना पैसा खर्च करे यार कि हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट के एडवोकेट को देने के लिए भी तो उतना एक्सपेंडिचर्स लगेंगे ना, वो लोअर कोर्ट ही जाने वाले हैं कि वही सेटलमेंट हो जाए। तो ऐसे केसेस भी लोअर कोर्ट आएंगे। मैरिज एंड डाइवोर्स वाले केसेस रेयर केसेस हैं, अगर कपल बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है तो हाई कोर्ट जाएगा, नहीं तो लोअर कोर्ट ही जाएगा। तो आप सोचो कि लोअर कोर्ट्स में बेसिकली प्रेशर कितना होगा। आपको कभी प्रेशर देखना है तो आप नागपुर के ही आकाशवाणी स्क्वायर जो है उसके अगल बगल के सारे रास्ते बस आप ढूंढ के मतलब घूम के आ जाओ। वो हिस्लॉप से जाओ वहाँ तक, ठीक है, जो रास्ता वहाँ मिलता है, उसके बाद फिर सीधा रास्ता पकड़ो और वो पोस्ट ऑफिस तक जाओ, आपको एक जगह गाड़ी रखने की जगह तक नहीं मिलेगी। हालात ये है। आप सोचो, हम फिर भी बाहर की बात कर रहे हैं, अंदर का पार्किंग तो फुल है, अंदर का पार्किंग फुल है, और हम लोग तो 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं, 2 व्हीलर तो और अलग ही हैं। तो आप सोचो कि प्रेशर कितना होगा। तो बेसिकली ये जो वैसे भी आप सोच रहे हो 140 करोड़ का देश है, और हम ऐसे भी नहीं कि भाई हम स्विट्ज़रलैंड में रह रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड के लोग बड़े शांत हैं, हम तो उनके एग्जैक्ट अपोजिट हैं, हमें तो अशांति पसंद है। तो बेसिकली हमारे देश में वैसे ही डिस्प्यूट ज़्यादा, केसेस ज़्यादा, तो लोअर कोर्ट्स में बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर दिखेगा हमें। अब जिसे हम लोग लोअर कोर्ट कह रहे हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट कह रहे हैं, इसी को एक्चुअली कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। मतलब नागपुर में जो कोर्ट है वो कोर्ट हम उसे नागपुर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कहेंगे, लेकिन अब उसमें भी हम उसी कोर्ट को सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कब कहेंगे, हम सेशन कोर्ट कब कहेंगे, वो भी डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि उसमें क्या केसेस चल रही है, क्योंकि केसेस 2 टाइप के रहते हैं, उनका नेचर 2 टाइप का है ना, एक तो वो क्रिमिनल केसेस रहेंगे या फिर वो सिविल केसेस रहेंगे। तो डिपेंड्स कि कौन से केसेस उस कोर्ट रूम में चल रही है, उस हिसाब से हम उसे नाम देंगे। हम उसे कहने के लिए सीधा सीधा बोल देते हैं कि ये तो जो कोर्ट है उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कह रहे हैं, लेकिन कब डिस्ट्रिक्ट एंड कब सेशन, इसका अगर हम लोग हिसाब लगाएं तो जब इन कोर्ट्स में जब सिविल केसेस चलेंगे तब इन कोर्ट्स को कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और अगर इसी कोर्ट रूम में अगर क्रिमिनल प्रोसीजर चल रही है, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, तो फिर इसे कहा जाता है सेशन कोर्ट। तो देश में ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स हैं। हम लोग बस महाराष्ट्र की ही बात करें तो महाराष्ट्र में 40 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, जबकि महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट 36 है, लेकिन 40 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है। यूपी में तो और ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे हमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मिलेंगे। और दूसरी बात कैसा है ना कि जैसे कैसा है कि हाई कोर्ट अगर देखें तो हाई कोर्ट का नेचर एक ही है, सुप्रीम कोर्ट का नेचर एक ही है, वैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट का नेचर एक ही नहीं है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में कई कोर्ट्स आते हैं। जैसे मैं ऊपर बताऊँ, कुछ नाम बता दूं मैं आपको, अब उसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहो, सेशन कोर्ट कहो, फैमिली कोर्ट कहो, स्मॉल कॉजेस कोर्ट कहो, लेबर कोर्ट कहो, आपका तहसीलदार कोर्ट कहो, इसके अलावा आपका सीबीआई कोर्ट कहो, संडे कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, मॉर्निंग कोर्ट, ये सारे कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स में आते हैं। कोर्ट्स बहुत अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन ये सबसे निचले स्तर के हैं, इसलिए हम इन सबको लोअर कोर्ट्स कहते हैं, लोअर कोर्ट कहते हैं। ठीक है। अब इस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जो जजेस रहेंगे उनका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, और दूसरा जो उसका क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो ये कि उस पर्सन को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट का जज होने के लिए लोअर कोर्ट्स में एटलीस्ट कम से कम 7 साल का एज ए लॉयर उसको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। जिसने 7 साल के ऊपर प्रैक्टिस किया है, उसे प्रैक्टिस हो के काम नहीं चलेगा, उसका नाम उस
रीजन के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिकमेंड किया है ना, वो भी ज़रूरी है। ऑफकोर्स जैसे नागपुर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में अगर हमें जज अपॉइंट करना है तो पहली बात तो हम ऐसा पर्सन देखेंगे जिसको एटलीस्ट 7 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन ऐसे तो कई हो गए, अब उनमें से किसी एक का नाम हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिकमेंड किया हो कि हाँ इन्हें जो है वो अपॉइंट कीजिए नागपुर का जज, तो फिर उनका अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो ये हुआ उसका क्वालिफिकेशन। बात अगर हम लोग अपॉइंटमेंट की करें कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, किस हिसाब से होता है, तो जब हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस देखे तो प्रेसिडेंट इन्होंने अपॉइंट किया है, हाई कोर्ट्स के जजेस भी प्रेसिडेंट इन्होंने किया है। अब हम लोग लोअर कोर्ट्स में हैं तो लोअर कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर कहते हैं, गवर्नर करेंगे। लेकिन गवर्नर ऐसा अपॉइंटमेंट करते समय उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसर्न करके ही वो अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अब यहाँ इतना बिल्कुल भी कुछ ताम झाम नहीं देखना है, मतलब जैसे हाई कोर्ट्स एंड लोअर अपना सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जैसे जब भी जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस से जो है वो कंसर्न करते हैं। हाई कोर्ट्स में भी ऐसे देखा गया है, लेकिन फिर मामला ये था कि कंसर्न करना, तो ये जो एडवाइस मिल रहा है, ये जो रिकमेंडेशन आ रहा है वो कंपलसरी है या नहीं है, तो उसके लिए हमने कुछ केसेस देखे थे। यहाँ पे भी देखा सेम ही मामला है कि यहाँ गवर्नर जो है वो कंसर्न करेंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से और इनके कंसर्न से फिर वो अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन इन्होंने जो कुछ सजेशन दिया है उस हिसाब से जाएंगे नहीं जाएंगे, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कोई केसेस नहीं आए हैं। हम इतना कोई मतलब है ना ऊपर की बात नहीं कर रहे, हम लोग लोअर कोर्ट के जजेस की बात कर रहे हैं, तो इतना कुछ नहीं चलने वाला, मतलब इतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, यहाँ नॉर्मली कैसा है कि आपको लगता है कि गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई केसेस लोअर कोर्ट्स में आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पे कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, जहाँ पे जाते हैं वहाँ इम्पॉर्टेंट है ना। तो यहाँ इसलिए अलग से हम ऐसे कोई सुप्रीम कोर्ट के अलग से कोई केसेस नहीं गए थे कि इनका जो कंसर्न है वो कंपलसरी है या नहीं है, तो बस ये फॉर्मली इस तरीके से उनका अपॉइंटमेंट होता है। इसके अलावा लोअर कोर्ट्स के जो भी मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं और एम्प्लॉयज़ के अलावा जिसको हम लोग कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स से अच्छा हम लोग नाम लेंगे कि जूरिस्ट या फिर जूरिस्ट पोस्ट पे जिनका अपॉइंटमेंट होता है उनका अपॉइंटमेंट कैसा होगा। जैसे एग्जांपल लेंगे, शायद आपको क्या कहते हैं हम लोग उसको, चैरिटी कमीशन क्या रहता है पता है आपको? चैरिटी कमीशन अगर हम लोग सिविल लाइन जाए, सिविल लाइन में वही रास्ता जो पोस्ट ऑफिस के तरफ निकलता है, जहाँ पे ICICI के हाउस HDFC हाउस है, अगर आपने देखा होगा बिल्कुल मेन रोड पे, उसके बगल में एक ऑफिस है चैरिटी ऑफिस। आपको ट्रस्ट या NGO का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ पे ये काम होता है। तो वहाँ पे होता है तो भाई वहाँ पे कोई ना कोई ऑफिसर रहेगा। अब मामला ये है कि ये सारे काम बड़े कानूनी हैं, तो वहाँ पे जो ऑफिसर बैठेगा ना वो भी एक जूरिस्ट ऑफिसर रहेगा। वो जूरिस्ट ऑफिसर आपको ऐसा लगेगा जब देखोगे तो वो भी काला कोट पहने हुए रहेगा, तो आपको दिखने के लिए वो एज अ जज दिखने वाला है, लेकिन वहाँ का वो ऑफिसर है। अब वो ऑफिसर है तो उसका अपॉइंटमेंट तो कोई ना कोई करेगा, तो बेसिकली उनके लिए क्या होगा, एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्ज़ाम्स कौन लेता है? स्टेट PSC। अब जितने भी बच्चे जिन्होंने LLB किया है या फिर जिन्होंने सामने और मास्टर किया है लंदन जाके, बर्मिंघम जाके, तो वो वापस आके यहाँ पे स्टेट PSC का प्रिपरेशन करते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं। सीधा सीधा स्टेट PSC का प्रिपरेशन कर ले, अगर वो एग्ज़ाम दें, पास आउट हो गए तो उनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। सामने वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज भी होने वाले हैं, वो ही ऊपर ही जाने वाले हैं। तो ये क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा मामला है लोअर कोर्ट, ये कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ये नहीं है। चैरिटी कमीशन भी कहीं ना कहीं उसी में आएगा, क्योंकि वहाँ के ऑफिसर्स भी वो रहेंगे उन्हीं के कास्ट के, जिसे हम लोग जजेस कह रहे हैं या फिर है ना उन्हीं की कैटेगरी के। तो वहाँ के जितने एम्प्लॉयज़ हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसा होगा, तो उनका अपॉइंटमेंट भी गवर्नर ही करेंगे। लेकिन इस टाइम भी गवर्नर इनका अपॉइंटमेंट करने के लिए उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसर्न करेंगे और इसके अलावा स्टेट PSC से कंसर्न करके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स अपॉइंट करेंगे। स्टेट PSC का रोल यहाँ पे सीधा सीधा है, एग्जामिनेशन ली जाएंगी।
जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, पता है ना आपको। न्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि आज महाराष्ट्र में 40 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, 2016 में 39 थे। ऑफकोर्स उस बात को 10 साल हो गए तो 40 के ऊपर हो गए। तो जब 39 थे एग्जाम्पल, जब 40th डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं ना कहीं बना, तो ये किसी को तो राइट होगा ना कि वो ऑर्डर निकाले नया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना, क्रिएट करने के लिए। तो नया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाने का राइट सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट के गवर्नर का है। गवर्नर न्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप देखिए जिसे हम लोअर कोर्ट कह रहे हैं, अब इसका डिवाइडेशन भी दो अलग अलग कोर्ट्स में होगा, ठीक है। उसको तो वैसे भी हमने नाम दिया ही था कि ये एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दूसरा होता है सेशन कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब ही सिविल कोर्ट। लेकिन ये जो सिविल कोर्ट है एक्चुअली इसका भी पार्टीशन दिखेगा। और ये जो सिविल कोर्ट का हम लोग जिस पार्टीशन की बात कर रहे हैं, तो सिविल कोर्ट में एक रहता है अपर सिविल कोर्ट और दूसरा रहता है लोअर सिविल कोर्ट। तो सबसे नीचे लोअर सिविल कोर्ट है, उसके ऊपर अपर सिविल कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। ये है मामला। ऐसे दो अलग अलग इसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत क्या है, ज़रूरत समझते हैं। जैसे तभी हमने कहा कि बेसिकली मैक्सिमम केसेस या फिर जो वर्क लोड है, जो बर्डन है, वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो आप सोचिए कि अगर कोई सिविल केस है तो सिविल केस तो हो सकती है कि कोई केस जिसका वैल्यूएशन 20,000 का हो सकता है भी, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। समझ के चलते हैं कि कोई रेंटेड था और 10,000 उसका रेंट था, 2 महीने का रेंट नहीं दिया, और इसके अलावा उसने 2 बातें जो है वो टेनेंट मतलब होके 2 बातें हो गई और वो निकल गया, तो भी बिल्कुल जो है घर मालक वो तो केस कर देगा उसके ऊपर, बिल्कुल करेगा। अब 20,000 का मामला है, छोड़ा थोड़ी जाएगा, तो 20,000 का केस बिल्कुल कोर्ट में जा सकता है। जैसे 20,000 रुपये का केस रह सकता है, वैसे ही केस 2 लाख का भी रह सकता है, 20 लाख का भी रह सकता है। अब आप सोचो कि एक ही कोर्ट रूम आपने खोल के रख दिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और समझ के चलो 5,000 10,000 की केस भी वही जा रही है, 2 लाख 4 लाख की भी केस वही जा रही है, तो बर्डन कितना है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ना। तो आप वैल्यूएशन के हिसाब से अगर उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करो तो वेल एंड गुड। इसीलिए अगर किसी केस का वैल्यूएशन ये 1 लाख तक है तो वो केस लोअर कोर्ट में जाती है, लोअर सिविल कोर्ट में जाती है। लेकिन अगर उसका वैल्यूएशन 1 लाख से ज़्यादा है तो फिर वो केस जाएंगी अपर सिविल कोर्ट में। सेशन कोर्ट, जिसको हम लोग क्रिमिनल, सेम इसके भी 2 पार्ट, अपर एंड लोअर। इसका देखिए इतना स्पेसिफिकेशन एकदम हम लोग एकदम प्रॉपर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी या ऐसे कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने बटवा मार दिया तो लोअर में जाएगा, घर लूट लिया तो फिर वो अपर में जाएगा, ऐसा नहीं है। मामला ये है कि वो कोर्ट ऐसे कौन से केसेस है ना जिस कोर्ट मतलब जिस केसेस को लेके इतने साल तक सजा दी जा सकती है। तो सीधा समझते हैं, मैं सीधा लिख दूं कि केसेस ऐसे हैं जिन केसेस को लेके सामने वाले पर्सन पे 3 साल तक जेल हो सकती है, 3 साल की सज़ा हो सकती है। तो जहाँ तक 3 साल की, जिस केसेस में 3 साल की सज़ा हो सकती है, वो केसेस आते हैं लोअर क्रिमिनल केस कोर्ट में 3 इयर्स तक। जिन केसेस में 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, और वो केसेस जिस केसेस में 3 साल से ज़्यादा 7 साल तक सज़ा दी जा सकती है, वो अपर क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं। और यहाँ पे अपना वो एकदम खुफिया और ख़तरनाक वाला माइंड बिल्कुल नहीं लगाना फिर। ओके 3 साल तक का मामला लोअर में जाता है, 7 साल का मामला अपर में जाता है, तो 7 साल से ऊपर अगर किसी को सज़ा देना है तो वो हाई कोर्ट में जाता होगा, जा सकता है। नहीं मतलब आपका खुफिया वाला वो जा सकता है, बोल रहा हूँ माइंड वहाँ पे। हमने कल ही क्लियर किया कि हाई कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में क्रिमिनल केसेस नहीं आते हैं, वो पहले आएंगे लोअर में ही, वहीं से जाएंगे। कितना भी बड़ा मामला हो जाए, कितना भी बड़ा मामला हो जाए, वो पहले जाएगा आपके लोअर में ही। यहाँ भले ही ये थोड़ा स्पेसिफिकेशन मिल रहा है कि भाई यहाँ 3 साल यहाँ 7 साल, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने लिमिट के बाहर जाके भी ये कोर्ट सज़ा सुनाते हैं। जैसे बाबा राम रहीम, मेरे ख्याल से अभी तो काफ़ी बार वो बेल पे निकले हैं, जेल हुई थी ना लास्ट टाइम उनको,
तो बाबा राम रहीम इनको 10 साल की 2 बार जेल, मतलब एक ही कोर्ट ने सुनाया, इस केस के लिए 10 साल, उस केस के लिए 10 साल, ऐसे 10-10-20 साल का। इसके अलावा 10-20-30 साल का मामला नहीं है, क्रिमिनल केस किसी को फांसी की सजा भी सुना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिर से मामला वही है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्रिमिनल केसेस सीधे नहीं जाते, वो लोअर कोर्ट में ही जाते हैं। तो फांसी की सजा तो बिल्कुल क्रिमिनल, किसी सिविल केस को लेके तो कोई कोर्ट किसी को फांसी की सजा तो बताएगा नहीं, ऐसा क्या गुनाह कर दिया भाई, सिविल केस थी ना वो, क्रिमिनल केस में लेकिन बिल्कुल बताया जा सकता है। तो ये फांसी की सजा भी सुना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अपर और लोअर को रखने के लिए उन्होंने इस तरीके से रखे। मैंने कल ही आपको बात क्लियर कर दी कि अगर मतलब इन्होंने अगर किसी को फांसी की सजा सुनाई तो वो फाइनली हाई कोर्ट के है ना कंसर्न के लिए जाएंगे, भाई वो जब तक स्टैंप नहीं देंगे तब तक सामने वाले को फांसी नहीं होने वाली। ठीक है, चलो यहाँ और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो नॉर्मली है। नेक्स्ट चलिए स्मॉल कॉजेस कोर्ट, लोअर कोर्ट का ही मामला है। आपको बिल्कुल पता होगा कि जो ये अर्बन कॉरपोरेशन जो रहते हैं, महानगर पालिका जिसे कहते हैं हम लोग, इनका भी टैक्स सोर्स है, काफ़ी है, लेकिन इनका जो मेजर टैक्स सोर्स है वो है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स मतलब नागपुर कॉरपोरेशन के जुडिशरी में टेरिटरी में उनके एरिया में जितने भी प्लॉट्स हैं, घर है, बिल्डिंग्स है, जो ऑनर है उसके प्रॉपर्टी पे ईयरली टैक्स उसको पे करना रहता है, बिल्कुल पे करना, हमें इस प्रॉपर्टी पे करना रहता है, घर का प्रॉपर्टी उस पे करना रहता है, वही तो इनकम है, वही इनकम है। अब ऑफकोर्स एरिया वाइज वो सारा प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लागू होगा। एग्जांपल लेते हैं कि एक घर का प्रॉपर्टी टैक्स एक्चुअली 1,000 रुपये निकल रहा था, 3 साल हो गए वो भाई साहब टैक्स नहीं भर रहे हैं, तो ऐसे मामले में कॉरपोरेशन क्या आप कहेंगे उसको कि अच्छा एक काम करो, नहीं भरना हो रहा है क्या, छोड़ दो, कुछ नहीं हम आपको माफ़ी देते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। कॉरपोरेशन उनको लीगल नोटिस भेजेगा और लीगल नोटिस भेज के उनको खींचा जाएगा कोर्ट में, और मामला कितने रुपए का है, 3,000 रुपये का। आप छोड़ो, अब 3,000 के मामले के लिए भी लोअर कोर्ट में जो अभी हमने देखी अपर और लोअर, वहाँ लोअर कोर्ट के जजेस बैठ के 3,000 का मामला सुनेंगे क्या। तो ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है, सेम बात हो सकती कि कोई टेनेंट था, उसके समझ के चलो कि कुछ 5-10 हज़ार रुपये का मामला है, उसने दिया नहीं, तो एकदम छोटा मामला है। तो ये जो छोटे छोटे केसेस है, बड़ी शहरों में ऐसे छोटे छोटे केसेस को सॉल्व करने के लिए अगर हमने कुछ अलग कोर्ट का इंतजाम किया तो जो बेसिकली हम अभी जो लोअर कोर्ट्स देखे थे उनका बर्डन और कम हो जाएगा। बस यही ऑब्जेक्टिव सामने रख के हमारे देश में स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स भी दिखते हैं। समझ में आया? ठीक है, लिख सकते हो कि छोटे छोटे केसेस, बड़ी शहरों में छोटे छोटे केसेस। अब जिसे हम लोग ये स्मॉल कॉज कोर्ट कह रहे हैं, ये एक्चुअली बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है हमारे देश में। मतलब जब कंपनी रूल चल रहा था ना, तब ऐसे कोर्ट्स हमें इंडिया में दिखते हैं। सबसे पहले हमारे कंट्री में इस टाइप के कोर्ट 1753 में बने थे, उसको नाम तब हमने दिया था कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट। लेकिन सामने ब्रिटिश रूल के टाइम पे 1882 में हमने प्रॉपर स्मॉल कॉजेस कोर्ट एक्ट बनाया, और तब से फिर उस एक्ट के तहत बड़े सिटीज़ में ये कोर्ट्स हमें मिलते हैं। डालिए फैमिली कोर्ट, ये नया कॉन्सेप्ट है, ये इसकी ज़रूरत पहले ऐसे किसी देश में नहीं आई, हमारे देश में तो बिल्कुल नहीं आई थी। अब लेकिन फैमिली कोर्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब ज़रूरतें कितनी बड़ी हैं, आप आज फैमिली कोर्ट का नागपुर में ही जाके एरिया देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 10 साल पहले फैमिली कोर्ट जो था, वो जो नागपुर का लोअर कोर्ट है ना, उसके बगल वाले एरिया में था, एक छोटा सा कोर्ट रूम था, और वहाँ पे फैमिली कोर्ट शुरू कर दी जगह थी। तो और बैठने के लिए अच्छी जगह रख दी कि एटलीस्ट एक साथ कम से कम 20, 25, 30 लोग बैठ सके। लेकिन वो कैपेसिटी 3-4 साल में ही फुल हो गई। मतलब ऐसा था कि 30 लोग से ज़्यादा अब लोग आने लगे, तो करें क्या। तो आप लोअर कोर्ट इस साइड में, अगर आप पोस्ट ऑफिस की तरफ जाओगे और लेफ्ट साइड में एक बड़ी जगह ली है कोर्ट ने, और वहाँ पे वो अलग से अलग बढ़िया एक फैमिली कोर्ट चलाते हैं। फैमिली कोर्ट हमने क्यों खोले हैं, पहले इसे समझ लीजिए। जितने भी फैमिलीज के मैटर हैं, अब वो मैटर कुछ भी रह सकते हैं, बेसिकली वो मैटर रह सकते हैं मैरिज को लेके, वो मैटर रह सकते हैं डाइवोर्स को लेके। डाइवोर्स का मतलब सबको समझ में आता होगा, डाइवोर्स को मराठी में कहते हैं घटस्फोट, मराठी वर्ड है ना। अब
जो मैं मीनिंग बताने जा रहा हूँ वो मीनिंग एक्चुअली नहीं आता है, लेकिन मैं थोड़ा उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मराठी में उसको घटस्फोट कहते हैं। दूसरी भाषा में अगर हमें समझ में जाए तो घर में जब बहुत बड़ा स्फोट होता है ना, उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये है घटस्फोट, ये है डाइवोर्स वाला मामला। तो फैमिली कोर्ट्स क्या काम करेंगे, तो जितने भी मैरिज को लेके जो भी मैटर्स हैं, अब आप ये मत सोचो कि मैरिज का मैटर है मतलब डाइवोर्स ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। डाइवोर्स के अलावा भी मैरिज के मैटर्स रह सकते हैं। आपको पता ही नहीं कि दुनिया बड़ी बदमाश है, सीरियसली बहुत बदमाश है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ भाई अभी हमारा सर्विस जो है वो दुबई में है, हमारी यहाँ प्रॉपर्टी है, वहाँ प्रॉपर्टी है, शादी कर लेते, पैसा वैसा ऐंठ लेते, और वो भाई साहब दिखते ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो शादी के नाम से उनके ऑलरेडी 20 शादी हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी 21वीं शादी करने के लिए रेडी हैं, और सिर्फ शादी पैसे के लिए रहती हैं। तो ऐसे कई मैटर आपको मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल ठीक है आपको समझने के लिए कि मैरिज को लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स है। डाइवोर्स का मैंने बात बताया। डाइवोर्स के अलावा देखो, अब सिर्फ जब केस जाके डाइवोर्स, तो मामला बस डाइवोर्स तक सीमित नहीं रहता है। मैरिड कपल हैं, अगर सिर्फ मतलब न्यूली मैरिड है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल तो मैक्सिमम केसेस जो है वो न्यूली मैरिड ही जाते हैं, क्योंकि वैसे भी थोड़ा सा पुराना हो गया तो आदत हो जाती है, रोज बेलन रोज गाली, तो उसका बहुत खास बाद में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले आज के ज़माने में मुश्किल। आप सोचो ना, ये जो एक्ट हुआ इंडिया में, ये 1982 के बाद हुआ। आप सोचिए, उसके पहले ऐसी कोई कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, और ज़रूरत नहीं पड़ी तो देखो ना, ज़रूरत आज पड़ रही है, पहले नहीं पड़ रही थी। तो क्यों आज पड़ रही है, पहले क्यों नहीं पड़ रही थी? पहले इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ रही थी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते थे। इसका मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स बाहर नहीं निकलते थे, वो अंदर ही अंदर मरते रहते थे। शायद ऐसे नहीं, लेकिन शायद डाइवोर्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा वुमेन्स को लगती है। ऐसा नहीं है, पुरुषों को भी लगती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगती है, लेकिन फिर भी। लेकिन आप सोचो, जैसे अब हम जिस एरिया में रहते हैं या फिर जिस सोसाइटी में रहते हैं, पैट्रियार्चिक सोसाइटी में हम लोग जो रहते हैं, तो हमारे मतलब जो लास्ट टू लास्ट जनरेशन होके गया है, उन्होंने कितना सहा होगा, मतलब लेडीज़ ने कितना सहा होगा। लेकिन क्या करें, मतलब सोसाइटी का कॉन्सेप्ट भी ऐसा था कि पति ही परमेश्वर है, और परमेश्वर है तो अब परमेश्वर लाड करे या लात मारे, प्रसाद समझ के उसे तो ग्रहण करना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन आज ऑफकोर्स सोसाइटी भाई अपने पैर पे खड़ी है, तो थोड़ी ना कि कोई किसी की बात मानेगा। तो डाइवोर्स का केसेस बहुत बढ़ गया है। न्यूली मैरिड है तो बस मामला डाइवोर्स तक रहेगा, लेकिन ठीक है, बच्चे हो गए तो अब मामला रहेगा कस्टडी का, कि बच्चा किसके पास जाएगा। अब बच्चा माइनर है, 2-3 साल का, 4 साल का है, तो ठीक है, मदर के पास जाएगा वो। लेकिन अगर बड़ा हो गया तो उसको बाबा देखेंगे उसके। अच्छा, वो भी देखना पड़ेगा कि भले ही माइनर है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मम्मी कमा रही है क्या? अगर मम्मी कमा नहीं रही तो उसको मम्मी के पास कैसे दिया जाएगा? वो खुद का पेट नहीं पाल सकती है, बच्चे को। अरे बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं। ये केसेस 10-10 साल चलते हैं, 10-10 साल, कुछ केसेस तो उससे भी ज़्यादा। पता चला लड़की की शादी की उम्र हो गई है, अब तक कस्टडी का नहीं आया, और शादी के बाद कस्टडी मिल रही है उसको मम्मी के पास। ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा, कस्टडी के अलावा और एक उसमें इशू रहता है, इशू इन द सेंस जो केसेस रहते हैं, और वो रहता है कंपनसेशन। अब कंपनसेशन भी 2 टाइप के मिलते हैं भाई। उस पर्सन को जितना सैलरी है उसका एक हिस्सा हर महीने वाइफ को जाएगा, और उसके प्रॉपर्टी का भी एक हिस्सा उसके वाइफ को जाएगा। ठीक है, ये पहले हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं था। ये बहुत चीज़ें तो है वो 1943 के बाद बेनेगल रामाराव कमेटी अपॉइंट हुई थी, उन्होंने इसके ऊपर काम किया, और धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप हुई। लेकिन ऐसे फैमिली कोर्ट्स जो है वो अभी हमें दिखते हैं इंडिया में। पहले ऐसे मामले बिल्कुल बहुत कम थे, इसलिए अलग से फैमिली कोर्ट्स चलाने की ज़रूरत नहीं थी। आज लेकिन फैमिली कोर्ट्स हैं, और लगभग मामले डाइवोर्स के ही सबसे ज़्यादा हमें फैमिली कोर्ट्स में दिखेंगे। तो सीधा लिख लो कि इसका एक्ट कब हुआ। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। नेचर ऑफ केसेस कौन से हैं, तो मैरिज, डाइवोर्स। आज अगर हम लोग हमारे देश में देखें ना, तो 500 से ज़्यादा फैमिली कोर्ट्स है, 500 से ज़्यादा है फैमिली कोर्ट्स अलग अलग। अच्छा, फैमिली कोर्ट्स भी, उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है। आप उठ सुट के कहीं पे भी फैमिली कोर्ट नहीं खोल सकते, सिटीज़ में ही खुलेंगे, अर्बन एरियाज़ में। अच्छा, अर्बन एरियाज़ में भी वहाँ कि जिस अर्बन एरिया का पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है, वहीं पे फैमिली कोर्ट
खोले जा सकते हैं। हमने ब्रेक के पहले मतलब अभी जो एक अपना इतना ब्रेक हुआ उसके पहले स्पेशल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर नहीं पढ़ा है ना? ऐसा कुछ पढ़ा है क्या स्पेशल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर? ऐसा नहीं पढ़ा है ना? लोक अदालत, देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के हर एक पर्सन में एक चीज़ मेंटेन करने की कोशिश करता है और वो है इक्वलिटी। लेकिन बहुत बार इक्वलिटी ये जो टर्म है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सुनने के लिए अच्छी लगती है, लेकिन उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए ये बहुत बड़ा इशू सामने आ ही जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 जो है वो प्रेजेंट करता है और कहता है कि भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहा जाता है। फिर उसी आर्टिकल 14 के तहत कोई भी पर्सन रहे, वो भाई रिच है, पुअर है, वो गवर्नमेंट का ऑफिसर है, वो नॉन गवर्नेंस से बिलोंग करता है, कोई भी पर्सन रहेगा, सबके लिए लॉज जो है वो इक्वल रहेगा, कोई लॉ के ऊपर नहीं रहने वाला। ये बड़ी बड़ी बातें हम तो सुन लेते हैं। इसके अलावा हम लोग और एक आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 39A कहता है कि लीगल एड फॉर ऑल, सबके लिए भी हम जो है वो मुफ्त जो है वो लीगली उनको एडवाइस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग रेडी हैं। लेकिन ये सही में समझने वाली या सोचने वाली बात है कि बहुत बार ऐसा होगा कि किसी गांव में कोई पर्सन है जो बहुत गरीब है, उसके ऊपर कुछ अत्याचार हुआ है, जो भी हुआ है, अब उसे जाना है अपने बात को लेके कोर्ट, तो कोर्ट में जाके कोर्ट की फीस भर के एक महंगा एडवोकेट करके वो अपने समस्या को सॉल्व सही में कर पाएगा क्या? ये सोचने वाली बात है। हम शहर में रहते हैं तो शायद हो सकता है कि हमें बहुत बार इस बारे में नहीं पता हो कि गांव में कितनी समस्या है। मतलब मैं आपको सिंपल बता दूं, आप बिल्कुल मत सोचिए कि कोर्ट फ्री में काम करके देता है। जस्टिस फ्री में नहीं देता है कोर्ट, आपको केस का फीस भरना पड़ता है। एक कहा जाता है कि भाई जो समझदार पर्सन है वो कभी भी कोर्ट की सीढ़ी ना चढ़े, और इसके पीछे का वजह यही है कि कोर्ट में आपकी चप्पल घिस जाएंगी लेकिन आपको जस्टिस मिलेगा। बात ये नहीं है कि इनजस्टिस होगा, लेकिन वो कब मिलेगा हम नहीं बता सकते। मतलब बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारे देश में बहुत अच्छा प्रोफेशन है लॉयर होना है, बड़ा इजीली पैसा वहाँ से हम कमा सकते हैं। मतलब आप लोअर कोर्ट भी चले जाओ, बहुत है वैसे। मतलब आप वहाँ जाओगे ना लोअर कोर्ट में, ऊपर से आप थोड़ा सा ड्रोन से कभी देखने की कोशिश करना तो ऐसे लगेगा कि बस इधर उधर जो है वो काले कौवे घूम रहे हैं, काला कोट पहन के। इतने मतलब वहाँ पे लॉयर्स है कि आप परेशान हो जाओगे, और वो बस ढूंढते रहते हैं बकरे कि कोई तो मिले। 3-4 तो एक को मिल ही जाता है, और एक को 3-4 मिल जाता है तो कोई भी केस है, मतलब जो नॉर्मल केस है, उसके लिए उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, वो केस को रखने के लिए कोई भी एकदम पांचट टाइप का भी लॉयर होगा ना, 1,500 रुपये लेता है, 1,500, और उसे 3-4 बकरे मिल जाते हैं तो वो एक दिन का 6,000 रुपये कमाता है। अब सोचो कि उसने 6,000 कमाने के लिए कुछ खास मेहनत नहीं ली। हाँ, एक मेहनत ली है कि नागपुर जैसे शहर में मार्च अप्रैल मई हो, कुछ भी महीना हो, कितनी भी गर्मी हो, काला कोट पहन के उसको घूमना है, वो मेहनत है। बाकी तो उसको कोई खास मेहनत नहीं है। तो मामला ये है कि जो एडवोकेट है, जो लॉयर्स हैं, वो आपको भी कोई फ्री में हेल्प नहीं दे रहे हैं, आपसे बहुत हेवी चार्ज कर रहे हैं। तो जो गरीब लोग हैं वो किस मतलब जस्टिस को कैसे देखे, कब देखे, किस हिसाब से देखे, उन्हें सही में जस्टिस मिल सकता है क्या? और जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी झिकझिक रहती है कोर्ट में, या आप परेशान हो जाओगे, आप सोचोगे कि अरे यार अब विड्रॉल कर लेते केस, भाई अब शायद इसका कोई ना मतलब रास्ता नहीं निकलेगा। तो परेशानियां इतनी हैं, तो इस परेशानियों का हल कैसे ढूंढा जाए? तो वो परेशानियों का एक हल आज हमें थोड़ा बहुत मिलता है सामने, एटलीस्ट है, और उसी को हम लोग कहते हैं लोक अदालत। ये क्या कॉन्सेप्ट है पहले इसे समझते हैं कि ये क्या है। ये कोई कोर्ट नहीं है, लेकिन काम कोर्ट जैसे ही करता है। ये एक अरेंजमेंट है, ये कोर्ट परमानेंट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कुछ भी हो जाए तो हाँ भाई चल मैं तुझे कोर्ट देख लूंगा, तो इसलिए भी कहते हैं हम लोग कि कोर्ट परमानेंट है। हम लोग आज भी जा सकते, कल भी जा सकते, ये कोई परमानेंट नहीं है। इसको अरेंज किया जाता है, साल में 1 बार, साल में 2 बार इसका अरेंजमेंट होता है। कौन करता है, क्या करता है, वो भी हम लोग बात करेंगे कि इसका अरेंजमेंट कौन करता है, लेकिन क्यों किया जाता है उसको हम लोग समझते हैं। एक, वो लोग जो बहुत हेवी फीस नहीं भर सकते हैं। दूसरी बात, वो लोग
जो कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं लेकिन अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। और तीसरी बात, ऐसे केसेस जिस केसेस का सेटलमेंट हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ऐसे केसेस को कोर्ट में ना डाल के हम इन केसेस को ले जा सकते हैं लोक अदालत में। लोक अदालत में एक पैनल बैठेगा, समझ के चलो कि वहां पे 2-3 लोग बैठेंगे। आप अपने केस, अपनी बात को उनके सामने रखो, बहुत मिनिमम फीस लेके वो आपके केस को सुनेंगे। उसके लिए आपको कोई लॉयर हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब जो केस है उस केस का सेटलमेंट और कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश लोक अदालत में होती है, लोक अदालत में होती है। तो सबसे पहले तो आप इस बात को क्लियर करो कि लोक अदालत में बस वही केसेस जा सकते हैं जिन केसेस का सेटलमेंट हो सकता है, जिस केसेस का कॉम्प्रोमाइज उसमें कुछ तो निकल सकता है। जहां पे जिसको हम लोग कहेंगे कि ऑर्डर निकालने की बात है या फिर जजमेंट निकालने की बात है, जहां पे जजमेंट दिया जा सकता है, वो केसेस लोक अदालत में नहीं जाते हैं। जहां पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है वही केसेस लोक अदालत में जाते हैं। कैसे, कौन से केसेस, उसका भी मैं एग्जांपल लेता हूं, लेकिन मैं आपको अगर एक्सपीरियंस लेना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मैं ये बताऊं, आज का क्या तारीख है, 12 है ना। 14 तारीख को नागपुर शहर में, और भी बहुत सारे शहर हैं, नागपुर शहर में लोक अदालत अरेंज हो रही है। और मेरे ख्याल से इसके लगभग हर रेडियो में, आई बात तो टीवी में भी इसके एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल चल रहे होंगे। न्यूज़पेपर में भी बिल्कुल गवर्नमेंट इसको पब्लिश कर रहा होगा कि भाई हम 14 मार्च को लोक अदालत अरेंज कर रहे हैं, जिन्हें जिन्हें आना है अपना रोना धोना लेके आप रजिस्ट्रेशन कर लो, हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे मिनिमम फीस में। आपको लॉयर करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और आप चले जाना। फिर मेरे ख्याल से अब कौन सा डे आएगा, सैटरडे आएगा, जिस दिन लोक अदालत अरेंज होगी, वही जो अपना कोर्ट एरिया है ना, वहीं पे लोक अदालत अरेंज होने वाली है। अब वहां जाने के बाद आप देखना कि उस दिन वहां पे भीड़ कितनी रहेंगी, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें हेवी फीस जो नहीं भर सकते हैं, कई लोग हैं जिन्हें कोर्ट की झिकझिक नहीं चाहिए, भाई फटाफट 1-2 दिन में जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ऐसे लोग आप लोक अदालत में बिल्कुल मिलने वाले हैं। लेकिन लोक अदालत जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो प्रॉब्लम कॉम्प्रोमाइज निकालने की कोशिश होती है। उस केस पे जजमेंट देने की बात नहीं होती। अब कॉम्प्रोमाइज कहाँ हो सकता है और जजमेंट कहाँ पे हो सकता है उसको समझते हैं। जहाँ पे हम लोग जजमेंट की बात करते हैं ना, तो पता है कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, कोर्ट ने ये अपना ऑर्डर निकाला, कोर्ट ने अपना ये रिजल्ट निकाला। तो जब रिजल्ट निकलता है तो भाई कोई पास होगा, कोई फेल होगा। समझ में आई बात? मतलब किसी के फेवर में वो केस का रिजल्ट गया, किसी के अगेंस्ट में केस में रिजल्ट गया। लोक अदालत में ये नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे कोई केसेस ना आए कि जिसका रिजल्ट निकल पाए। केसेस ऐसे आए जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 2 भाइयों में 5 एकड़ के लिए झगड़ा चल रहा है, और बड़ा भाई कह रहा है कि नहीं, पूरी की पूरी ज़मीन मेरी। छोटा भाई कह रहा है कि ऐसे कैसे, उसका हिस्सा तो एक मेरा भी है। अब ये मामला तो आप कोर्ट में ही ले जा पाओगे, और कहा इसको सॉल्व कौन करेगा, और उसको तो वही सॉल्व करेगा। लेकिन अगर 2 भाई चाहते हैं कि नहीं इस मामले को हम लोग लोक अदालत में सॉल्व करें, तो बिल्कुल आ सकते हैं लोक अदालत में। अब लोक अदालत में जब ये बात सुनी जाएगी तो लोक अदालत बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगी। और बीच का रास्ता मतलब लोक अदालत बड़े भाई को कहेंगी कि भाई ये तो गलत है, चल मानते हैं तुम बड़े हो, 5 एकड़ है, एक काम करो तुम 3 एकड़ ले लो, 2 एकड़ उसे दे दो। छोटा भाई अगर मानने के लिए तैयार है कि हाँ चलेगा, मुझे 2 एकड़ भी चलेगा, और बड़ा भाई बोल रहा है कि हाँ ठीक कोई बात नहीं यार, एक बार का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, इसके 2 मेरे 3, बात खत्म करो, कॉम्प्रोमाइज हो गया, बीच का रास्ता निकल गया। केसेस ऐसे सेटल्ड हो गए जिसका कॉम्प्रोमाइजेशन हो सकता है। जहां पे जजमेंट की बात हो वो नहीं हो सकता। जैसे ये जो प्रॉपर्टी वाला मामला था, तो प्रॉपर्टी वाला मामला मतलब सिविल केसेस आप बिल्कुल ले आओगे अदालत में, लोक अदालत में। क्रिमिनल केसेस को या फिर ऑल टाइप ऑफ क्रिमिनल केसेस को इसमें ले आना मुश्किल का मामला है। कैसे ले आओगे आप सोचो, समझ के चलो। एक पर्सन ने किसी पर्सन का मर्डर कर लिया, अब उसके ऊपर केस है, वो कहता है कि मैं लोक अदालत चले जाऊंगा। क्या कॉम्प्रोमाइज होगा, क्या कहेगा लोक अदालत? अच्छा एक काम करो भाई, फैमिली वाले सुनो, इसने तुम्हारे फैमिली मेंबर का मर्डर किया, एक आध कोई तगड़ा इंसान भेज दो, इसका मर्डर कर लो। कॉम्प्रोमाइज थोड़ी हो पाएगा। आप सोचो ना,
या फिर किसी ने किसी को झापड़ मार दिया, हो सकता है कॉम्प्रोमाइज, झापड़ मारा तो हो सकता है क्रिमिनल केस जाएंगी, कि एटलीस्ट लोक अदालत बोलेगा झापड़ मारो, ऐसे नहीं बोलेगा वो, लेकिन वो बोलेगा कि सॉरी बोल दो, हाथ जोड़ो उनसे, है ना, प्यार मोहब्बत से सॉरी बोलो, मामला खत्म करो, कोर्ट जाने की क्या जरूरत है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बहुत सारे केसेस जो हैं वो ऐसे रहते हैं जहां पे लोगों ने बैंक से लोन लिया लेकिन बाद में बन गए वो मालिया। मालिया कौन था अलग से बताने की जरूरत है, हाँ, विजय माल्या, मतलब वो अब उस फंड को, उस लोन को नहीं कर रहे हैं रिटर्न, तो ऑफ कोर्स बैंक उसके ऊपर केस करेंगे। अब मेरे को बताओ, बैंक केस करके भी बैंक को क्या मिलने वाला, उस इंसान को बेच के भंगार में भी नहीं बिकेगा वो इंसान, जो भी रहेगा, ठीक है। अब मामला ये है कि कहीं ना कहीं सेटलमेंट तो करना पड़ेगा, बैंक को एक पैसा भी नहीं मिल सकता है। तो ऐसे केसेस आप, मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग 20% केसेस आप जाओगे लोक अदालत में तो बैंक केसेस रहते हैं, वो लोन वाले। इस पर्सन ने लोन लिया था, आज लोन वापस नहीं कर रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं, 10 लाख का लोन था, बैंक तो पूरा कोशिश करेंगे नहीं भाई हम तो 10 का 10 देंगे, वो इंसान बोलेगा भाई कुछ भी कर लो, बेच दो मुझे, मैं नहीं दे सकता 10 लाख, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख दे सकता हूँ। लोक अदालत बोलेंगे बैंक को, देखो भाई वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, 4 लाख लो और मामला खत्म करो। बैंक भी मालूम है उनको भी, उनको हमको कुछ नहीं मिलने वाला, एटलीस्ट 4 लाख तो आने दो। बैंक अगर रेडी है, वो देने को 4 लाख रेडी है, 6 लाख का भले बैंक का नुकसान हो रहा है, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई। टेलीफोन बिल पेंडिंग है, या फिर कोई चालान, किसी का चालान पेंडिंग होगा, चले जाओ, 1000-2000 का चालान पेंडिंग होगा, बिल्कुल चले जाओ, वो सेटलमेंट हो जाएगा वहां पे, वो कर देंगे, कितना 2000 का है, ठीक है ठीक है ठीक है, 500 में काम करवा लो। ये सारे सेटलमेंट आपको लोक अदालत में बिल्कुल मिल जाएंगे। तो इसी कारण हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है जिसे हम लोग लोक अदालत कह रहे हैं। लोक अदालत सबसे पहले इनफॉर्मली, अनऑफिशियली अरेंज हुई थी 1982 में गुजरात में, अनऑफिशियली बोल रहा हूं। गुजरात का इसका सक्सेस रेट देख के खुद जुडिशरी ने सोचा कि भाई ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेजिस्लेचर ने भी सोचा कि ये तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव था, मतलब यहाँ पे इतने सारे लोगों के प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व होते हैं तो हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से अगर हम लोग एटलीस्ट साल में 2 बार लोक अदालत अरेंज करें तो बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, उन्हें कोर्ट में आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कितना फायदा हो रहा है, लोगों का टाइम एंड मनी दोनों बच रहा है, पैसा तो बच ही रहा है भाई, वक्त भी बच रहा है, वक्त बच तो रहा है, लेकिन वहाँ पे लोक अदालत जाओगे तो आपको सुबह से लेके शाम तक खड़ा रहना पड़ेगा, उतना एक दिन का समय जाता है, लेकिन इतने 10-10 साल नहीं जाएंगे, प्रॉब्लम एटलीस्ट सॉल्व हो जाएगी। तीसरी बात, भाई कोर्ट का भी टाइम बच रहा है, तो आप सोचो कि इतनी भीड़ अब लोक अदालत में जाएंगी तो कोर्ट का कहीं ना कहीं टाइम बचेगा ना, तो इसके फायदे ही फायदे हैं। बस मामला ये है कि ये जो केसेस जाते हैं, ये केसेस कैसे जा सकते लोक अदालत में, किस सिचुएशन में जा सकते हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो एक पॉइंट आप लिखो कि ऐसे केसेस जहां पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, केसेस कैसे जा सकते हैं पहले वो समझते हैं, उसके बाद हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन अरेंज करता है, वो बाद में देखेंगे। केसेस कैसे जा सकते हैं वो देखते हैं। समझ के चलो कि ए एंड बी 2 पर्सन है, 2 पार्टीज है, दोनों पार्टीज में जो है किसी बात को लेके बहस है। अब बस बहस छिड़ी है और ये जो बहस दोनों में प्रॉब्लम है, दोनों चाहते हैं कि भाई इस बहस को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोर्ट ना जाके हम सीधा लोक अदालत जाते हैं, तो सीधा ये दोनों लोक अदालत आ सकते हैं। तो विदाउट कोर्ट, मतलब पहले कोर्ट ना जाके भी वो केस को हम सीधा लोक अदालत डाल सकते हैं, ये एक रास्ता हुआ वो केस को लोक अदालत में डालने की। दूसरा रास्ता, 3 रास्ते क्योंकि ये एक रास्ता हुआ। दूसरा रास्ता, ए एंड बी में डिस्प्यूट था, ए एंड बी ये गए कोर्ट, मतलब पहला ये केस गया था कोर्ट में। अब कोर्ट में जब केस चल रही है, उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, ए ने बी से कहा भाई देख तेरा भी समय जा रहा है, मेरा भी समय जा रहा है, 14 तारीख को जो है वो लोक अदालत आ रही है, चल लोक अदालत चलते हैं। बी भी कह रहा है हाँ चल लोक अदालत चलते हैं। तो ऑलरेडी जब कोर्ट में केस है तो वो उस केस को वहां से विड्रॉल करके भी वो लोक अदालत जा सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट हमने देखा कोर्ट हम लोग नहीं गए थे, सीधा लोक अदालत चले गए। दूसरा पॉइंट हमने देखा पहले हम लोग कोर्ट गए थे, उसके बाद लोक अदालत गए। तीसरा पॉइंट, दोनों की केस कोर्ट में थी, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों लेकिन गधे के गधे, इनको लोक अदालत बारे में कुछ नहीं पता। कोर्ट के जज खुद बोल रहे हैं कि गधो यहाँ समय बर्बाद करने से अच्छा है कि अभी 14 तारीख को लोक अदालत आ रही है, वहां चले जाओ,
मेरा भी समय बचेगा, तुम्हारा भी समय बचेगा। तो जज मतलब कोर्ट खुद सजेस्ट कर सकता है कि जाओ लोक अदालत, और उसके बाद भी ये केस वो लोक अदालत में आ सकती है। तो 3 पॉइंट्स हमने देखा है, सीधा जा सकती है, या फिर कोर्ट जाने के बाद इन्होंने विड्रॉल करके भी जा सकती है, या फिर जज इनको सजेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद भी वो जा सकते। हम ये समझते हैं कि अगर लोक अदालत, जैसे मैंने कहा कि 1982 में इनऑफिशियली इनफॉर्मली ये पहली अरेंज हुआ था, 1982 गुजरात। उसका सक्सेस रेट देख के जो है वो लेजिस्लेचर भी खुश हो गया, और उसके कारण ही 1987 में उन्होंने एक्ट बनाया कि भाई हम अभी यहाँ से लोक अदालत अरेंज करेंगे। अब लोक अदालत अरेंज करेंगे तो करेगा कौन? तो 5 अलग अलग लेवल पे हम लोग लोक अदालत अरेंज कर सकते हैं। पहले 5 के हम लोग नाम लिख लेते हैं, आपको क्वेश्चन इसी पे बना है इसके पहले कि भाई कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, समथिंग ऐसा कुछ तो क्वेश्चन बना है इसके ऊपर। तो एक सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जिसको हम लोग कहते हैं ज्यूरिस्ट सर्विस कमिटी, सेम हाई कोर्ट का भी ज्यूरिस्ट सर्विस कमिटी। और इसके अलावा जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, उनको बस आप लिखो जैसे स्टेट ज्यूरिस्ट सर्विस अथॉरिटी। अगर लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्ट सर्विस कमेटी ने अगर अरेंज किया तो पूरे देश भर में हुआ, फिर वो पूरे देश भर में एक ही साथ जो है वो है। फिर अगर उसे हाई कोर्ट ने किया तो हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन जहाँ तक है, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, गोवा, दादरा नगर हवेली, दीव दमन भी है, वहाँ तक हो गया। स्टेट ने किया तो पूरे स्टेट के लिए। डिस्ट्रिक्ट ने किया, जैसे अगर नागपुर डिस्ट्रिक्ट ने किया, मेरे ख्याल से नागपुर डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा है ये जो अभी है ना, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि किसने किया अरेंज, लेकिन ये आई थिंक ऑल इंडिया लेवल पे है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट ने किया तो डिस्ट्रिक्ट फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट नागपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए उसे अरेंज करेंगे, और तहसील भी कर सकता है अपने अपने एरियाज के लिए। और लगभग आप देख लिए साल में 1 या 2 बार आपको नागपुर शहर में ये लोक अदालत दिखेंगे ही दिखेंगे, कोई ना कोई अरेंज कर ही लेता है। ठीक है, तो इस लेवल पे ये अरेंज होता है। लोक अदालत में एक बार जो मामला गया और लोक अदालत ने एक बार उस मामले का जो सेटलमेंट एक बार कर दिया, जैसे एग्जांपल 2 भाइयों में जो प्रॉब्लम थी, एक को 3 एकड़ मिल गया, दूसरे को 2 एकड़ मिल गया, सेटलमेंट हो गया। अब वहाँ पे माने हैं ना वो लोग, अब मामला तो ख़त्म हो गया, वहीं पे सेटलमेंट हो गया। अब वो अपने अपने घर चले गए, बड़ा भाई सो गया, लेकिन दूसरे दिन उठ के वो पगला गया, उसका फिर से वही चालू हो गया, ऐसे कैसे 3 एकड़, 2 ही एकड़ मैं जो बचा है वो भी लेकर रहूँगा, पूरा का पूरा चाहिए मुझे 5 एकड़। अब मैं यहाँ से जाऊँगा फिर से लोअर कोर्ट, नहीं जा पाओगे, हाई कोर्ट नहीं जा पाओगे, सुप्रीम बिल्कुल नहीं जा पाओगे। मामला ये है कि लोक अदालत ने एक बार उस केस का सेटलमेंट किया, हम उस सेटलमेंट को देश के किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, मामला वहीं पे खत्म हो गया। नहीं तो क्या मतलब हुआ फिर, वाह वाह वाह, इतनी मेहनत करके हम लोक अदालत अरेंज किए और लोग वहां से भी नाखुश होकर फिर जा रहे कोर्ट में, तो कोर्ट का तो जो बर्डन है वो तो वही रहेगा, लिख लो, हम लोग कहीं अपील नहीं कर सकते, एक बार वहां पे सेटलमेंट हो गया। लोक अदालत को सिविल राइट्स मिले हैं। सिविल राइट्स मिले हैं मतलब क्या, पहले उसे समझिए। सामने हम लोग बहुत सारे कमिटीज देखेंगे, बहुत सारे कमिटीज को आपको देखना है कि उन्हें भी सिविल राइट्स है। सिविल राइट्स मतलब पता है क्या, जैसे एक एग्जांपल लेंगे कि ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये कोई कोर्ट थोड़ी है, कमीशन है, लेकिन इस कमीशन को सिविल राइट्स है। तो सिविल राइट्स है मतलब क्या, जैसे सेम लोक अदालत को सिविल राइट्स है। सिविल राइट्स है मतलब क्या, लोक अदालत या फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन किसी भी पर्सन के खिलाफ ऑर्डर निकाल सकते हैं कि आपने इस दिन हमारे सामने खड़ा रहना है, आपके स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। ठीक है, कहीं से भी वो कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी ऑफिस से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से वो इंफॉर्मेशन फाइल जो है वो बुला सकते कि आप दिखाइए कि क्या मामला था। तो जिस इंस्टीट्यूशन को ये राइट्स है ना कि वो किसी को भी स्टेटमेंट्स के लिए बुला सकते हैं, किसी भी ऑफिस से डेटा वो बुला सकते हैं, ये राइट्स जिन्हें हैं उसे हम लोग कहते हैं सिविल राइट्स। तो लोक अदालत को सिविल राइट्स है। और दूसरी बात, जो लोक अदालत का काम काज चलता है वो काम काज इंडियन पिनल कोड 1860 एक्ट के तहत चलता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, 2 लाइन लिख लो कि सिविल राइट्स है और इंडियन पिनल कोड। सबसे ज़रूरी बात कि ये हमारे देश के सबसे ग्रास रूट पे वर्किंग मोड के कोर्स हैं, इसके नीचे और कुछ नहीं बचा, कोर्स जिसको कहते हैं हम लोग, ये लास्ट। ठीक है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट विलेज और तहसील के लेवल पे रहेंगे। ठीक है, इसलिए वो सबसे नीचे हैं।
दूसरी ज़रूरी बात कि इसको लेके कोई भी प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हमने विलेज कोड्स के लिए 2008 में सेपरेट एक्ट बनाया जिसको हम लोग 2008 विलेज कोड एक्ट के नाम से जानते हैं। उस हिसाब से फिर इस कोड्स को पावर्स हैं। और लिख लो कि विलेज और तहसील स्टेज पे ये कोड्स, जैसे अभी हमने लोक अदालत देखे तो लोक अदालत में सिविल केसेस तो जाते ही है, क्रिमिनल केसेस भी सारे के सारे जा सकते क्या? नहीं, है ना, वहाँ रिस्ट्रिक्शंस है। मतलब सिविल केसेस तो जाते ही हैं, क्रिमिनल केसेस पूरे के पूरे जाएंगे ही ना ही बता सकते। लेकिन अगर हम लोग विलेज कोर्ट की बात करें तो विलेज कोर्ट में सिविल रहे क्रिमिनल रहे सारे टाइप के केसेस जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। विलेज कोर्ट भी लोक अदालत जैसे सेटलमेंट करने की ही कोशिश करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने की ही कोशिश करते हैं, पहली कोशिश इनकी यही है। लेकिन अगर उस केस का सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसके केस के खिलाफ वो अपना जजमेंट दे सकते हैं। पहले तो कोशिश उनकी यही रहेंगी कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो दोनों की, लेकिन अगर नहीं हो पा रही है तो फिर वो अपना जजमेंट देंगे, अपना रिजल्ट देंगे। पहले वो कोशिश करेंगे सेटलमेंट या फिर उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर वो अपना डिसीजन उसके ऊपर देंगे, जजमेंट देंगे। अब वो जजमेंट फिर एक के फेवर में जाएगा, दूसरे के अगेंस्ट में जाएगा। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जैसे लोक अदालत ने एक बार अपना जो कुछ रिजल्ट निकाला है केसेस का, तो हम उसके खिलाफ कहीं पे अपील नहीं कर सकते थे। लेकिन ये रूल यहाँ लागू नहीं होता है। विलेज कोर्ट ने अपना जो भी जजमेंट दिया, क्योंकि ये जजमेंट दे रहे हैं ना, लोक अदालत जजमेंट थोड़ी दे रहा था, ये जजमेंट दे रहे हैं। इन्होंने एक बार अपना जजमेंट दिया तो हम लोक अदालत विलेज कोर्ट के खिलाफ ऊपर मतलब लोअर कोर्ट में जा सकते हैं, इसे चैलेंज किया जा सकता है। आज देश भर में ना हर जगह पे हमें विलेज कोर्ट्स मिलते हैं। मैं 2016 का आपको नंबर देखता हूँ। हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ पे कितने विलेज कोर्ट्स हैं या फिर सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नोटिफाइड मतलब जिन्हें परमिशन मिला है कि विलेज कोर्ट्स है ना यहाँ पे खुल सकते हैं। तो यूपी में नोटिफाइड इतने विलेज कोर्ट्स हैं 109। ये नोटिफाइड वाला मामला है, नोटिफाइड अलग रहता है और एक्टिव अभी है क्या, वो वर्किंग मोड में, वो देखना ज़रूरी रहता है। यहाँ देखो महाराष्ट्र में जितने नोटिफाइड है ना 23, उतने के उतने 23 ही एक्टिव भी हैं, कार्यरत है वो। उस हिसाब से यूपी में 89 एमपी में 89 नोटिफाइड है, 89 के 89 वहाँ पे। और रही बात यूपी की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर दिख रहे हैं नोटिफाइड है 104, यूपी में एक्चुअली वर्किंग एक्टिव जितने विलेज कोर्ट्स है वो है 2। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा एक्टिव विलेज कोर्ट्स यहाँ एमपी में। जज जो रहते हैं वो रहते हैं जूरिस, और जूरिस मतलब तभी मैंने आपको बताया ना कि जो स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन लेते हैं अलग अलग ऑफिसर जो रहते हैं वो ही वहाँ पे जजमेंट देंगे। वो ऑफिसर जूरिस्ट ऑफिसर रहते हैं वो, जो वहाँ पे जजमेंट देते हैं। और जो आपका जो लोक अदालत रहता है ना, इसमें तो बताया मैंने विलेज कोर्ट में जूरिस्ट ऑफिसर रहेंगे। जो लोक अदालत रहता है, लोक अदालत में भी जूरिस्ट ऑफिसर रहेंगे, इसके अलावा सोशल सर्वेंट रहेंगे, क्योंकि वो ग्रुप रहता है जो बीच का रास्ता निकालने का कोशिश करेगा। जूरिस्ट रहेंगे, देन आपके सोशल सर्वेंट रहेंगे, और तीसरे रहेंगे आपके कुछ पॉपुलर एडवोकेट जो उस बेंच में बैठेंगे। एडवोकेट्स, सोशल वर्कर एंड जूरिस्ट, इनका ग्रुप्स रहते हैं और वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, जनहित याचिका, ये ऐसी टर्म सुना है आपने इसके पहले? सुना तो है, अच्छा सुना है। अच्छा ये तो मैंने पूछा कि आपने सुना है क्या, अब मैं पूछूंगा कि आपने देखा है क्या। आपने वो जॉनी LLB देखा है? जॉनी LLB देखा है? मेरे ख्याल से 2 मूवीज़ आए ना, एक वो अक्षय कुमार का भी आया और उसके पहले भी एक का आया। दोनों मूवीज़ जो है वो इसी के ऊपर बेस है। इसी के ऊपर मतलब इस सिस्टम के ऊपर बेस है। सिस्टम क्या है पहले हम लोग ये समझते हैं, मामला क्या है पहले उसको समझते हैं। वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी चले जाइए जहाँ पे प्रॉपर जो आज जुडिशियल सिस्टम दिखता है, हमें जो न्यायिक व्यवस्था दिखती है, उसमें पहले से एक टर्म चली आती है जिसको हम लोग कहते हैं लोकस स्टैंडी। लैटिन टर्म है इसलिए वो सुनने के लिए ऐसे है ना आ रहा है, लोकस स्टैंडी। ये क्या बताता है लोकस स्टैंडी, पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। लोकस स्टैंडी ये टर्म ये बताता है कि भाई जिस पर्सन को ये लगता है कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं अत्याचार हुआ है, तो उस पर्सन ने खुद कोर्ट आना ज़रूरी है, तब कोर्ट उसकी सुनेगा
और कोर्ट उसे जस्टिस देगा। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि जिस पर्सन पे अत्याचार हुआ है वही जा सकता है, उस पर्सन को लेके कोई और कोर्ट के डोर को नॉक नहीं कर सकता। लोकस स्टैंडी ये बताता है। अब जब तक ये टर्म था, मतलब अभी भी है ऐसा नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया गया, क्योंकि देखो कैसा है कि जैसे हम लोग कह रहे हैं ना कि भाई नहीं इसके ऊपर बहुत, इसके साथ बहुत बुरा हुआ, इसके ऊपर अत्याचार हुआ, ये हुआ, वो हर बार पर्सन ही रहे हम नहीं बता सकते। अच्छा पर्सन भी रहे तो भी वो जाएगा ही, हम नहीं बता सकते भाई, हम बिल्कुल नहीं बता सकते। आप सोचो, आपको शायद पता होगा कि ये बिल्कुल हमारे बिल्डिंग में, ये बगल में एक बूढ़े बाबा रहते हैं, बहुत बार अपने ऑफिस के सामने आते हैं, फंक्शन आता है तब ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोग उन्हें देते हैं, वहीं पे रहते हैं वो 24 घंटा, वहीं पे उनका सोना है। कहाँ पे? तो चेयर पे, चेयर है वहाँ पे, वो वहीं पे बैठे रहेंगे, वहीं पे सोएंगे, वही उनका घर है, वही सब कुछ है। आप सोचो कि रात में कोई बस रोज कुछ लड़के आते हैं, उन्हें मार के जाते हैं, कुछ होता है, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, सही में जो थोड़ा सा मेंटली है ना, वो जो जिस हालात में है, वो जाएंगे कोर्ट उनका डोर नॉक करने के लिए। अब ये लोकस स्टैंडी तो फिर वो जो टर्म है वो तो फेल हो गया भाई, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मुझे उन्हें जस्टिस देना है, तो मुझे ये राइट रहना चाहिए ना भाई कि मैं उनके तरफ से उनके केस को कोर्ट के सामने रखूं। ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, और एक एग्जांपल लेंगे। अब ये तो बात हुई इंसानों की, एग्जाम्पल थोड़ा सा इंसानों के बाहर लेंगे हम लोग, कि जैसे लास्ट टाइम मुंबई में जब मुंबई के मेट्रो का काम चल रहा था, तो वहाँ पे कार शेड के लिए, मतलब वो लाइन डालने के लिए, मुंबई एंड ठाणे का जो फॉरेस्ट एरिया था उसका डिफॉरेस्टेशन सरकार ने शुरू कर दी। अब मामला ये है कि ये तो अत्याचार हो रहा है एक प्रकार पे, लेकिन किस पे? इन्वायरमेंट पे। अब क्या आशा रखते हो कि इन्वायरमेंट जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हमें बचाओ, हमें कटने से बचाओ? ऐसे थोड़ी होने वाला है। ये सेम इशू नागपुर में भी बना था। अगर आप रहाटे स्क्वायर में जाते हो तो रहाटे स्क्वायर का अगर आप मेट्रो देखो तो देखो मेट्रो उस तरीके से टर्न लेती है अजनी तरफ से, तो अजनी की तरफ जहाँ पे वो टर्न ले रही है ना, अगर हम लोग मेट्रो बनने के पहले वो एरिया देखे तो वो पूरा फॉरेस्ट एरिया था, वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे, सब कट डाउन कर दिए गए, डिफॉरेस्टेशन हुआ। तब भी आवाज़ उठी कि भाई यहाँ के इन्वायरमेंट का क्या, ये कौन से अत्याचार है। तो आप सोचो फिर कि उस समय अगर हमें वो सारी चीज़ें रोकना है, उस समय अगर हमें उस बात को कोर्ट ले जाना है और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अगर हमें आवाज़ उठानी है, क्योंकि काम तो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, वाह वाह, आप कहते हो कि आपको लोगों की चिंता है, और यहाँ आप जो काम कर रहे हो तो वो तो लोगों के भविष्य को खराब करने का काम है। मतलब आप मेट्रो के लिए अगर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट बाद में तो आएगा ही। तो ऐसे केसेस का क्या? तो ऐसे केसेस जब, सबसे जरूरी बात, 1950 के बाद ये जो टर्म था लोकस स्टैंडी, दुनिया भर में इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया गया कि नहीं भाई, अब ऐसा नहीं कि जिसके ऊपर अत्याचार हो वही पर्सन आए, उस पर्सन को लेके कोई और पर्सन भी लिटिगेशन डाल सकता है। जैसे एग्जांपल, और एक एग्जांपल लेते हैं, अभी जो लास्ट टाइम का जो रेप केस हुआ था, उन्नाव रेप केस, क्योंकि अभी पिछले महीने 2 महीने पहले फिर से बहुत बड़ा इसमें वो था, ठीक है। तो उन्नाव रेप केस में भी वो लड़की और उस लड़की को लेके जिस लेडी ने स्टैंड रखी थी, वो दिल्ली की एक लड़की है, वो सोशल सर्वेंट है, और उस मैडम ने लास्ट तक उसका जो है हाथ नहीं छोड़ा, उसका साथ नहीं छोड़ा, अंत तक वो जो है उसके साथ लड़ी रही। और एक एग्जांपल लेते, बड़ा कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि मैंने देखा है कि रात के 11 बजे यहाँ से एक वैन जा रही थी, कार जा रही थी, और बेचारे कुछ गरीब लोग जो फुटपाथ पे सोए थे, वो वैन सीधा उनके ऊपर चढ़ी, मैंने वो देखा है। अब वो लोग जो मारे गए उनके साथ और कुछ लोग थे, वो तो जा नहीं पाएंगे भाई कोर्ट, वो अपना पेट नहीं पाल सकते, वो क्या कोर्ट जाएंगे, लेकिन मैं तो जा सकता हूं, लेकिन मुझे वो राइट तो रहे, क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार नहीं, मेरे दोस्त नहीं है, मेरे भाई बहन नहीं है, लेकिन मुझे ये पब्लिक इंटरेस्ट दिखाने का अगर राइट मिले कि भाई हाँ आप दिखा सकते हो, पब्लिक इंटरेस्ट में आप जा सकते हो, तो हम उन्हें जस्टिस दे सकते हैं। तो जब कोई भी रैंडम पर्सन जिसका उस केस से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, लेकिन उसे लगता है कि नहीं यहां तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, इनजस्टिस हुआ है और यहां पे जस्टिस मिलना जरूरी है, तो वो पर्सन जब उस मामले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डालेगा, उस लिटिगेशन को हम लोग कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। समझ में आया? ठीक है,
लिख लो अपनी भाषा में। पहले तो ये लिखो लोकस स्टैंडी क्या रूल है, और लिखो कि 1950 के बाद ये फ्लेक्सिबल हुआ। क्या है कि अगर लोकस स्टैंडी को भी अगर थोड़ा सा कूल डाउन करना है, फ्लेक्सिबल करना है, तो एक्चुअली यहाँ पे कोर्ट ने इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है ना। जब तक जुडिशरी ही इनिशिएटिव नहीं लेगा तो केसेस कैसे आएंगे। पता चला है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं पब्लिक लिटिगेशन लेके जाऊँ, लेकिन कोर्ट फिर से वही बात कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, लोकस स्टैंडी पता है कि नहीं पता, भाई जिसके ऊपर हुआ है ना वो बंदा आएगा और कोई नहीं आ सकता है, तो कैसे केस जाएंगी। लेकिन अगर कोर्ट इनिशिएटिव ले रहा है तो जाके वो केसेस आ सकती है ना, तो कोर्ट का इनिशिएटिव लेना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जुडिशियल इनिशिएटिव हमें दुनिया में सबसे पहले यूएस में शुरू होते हुए दिखता है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं नहीं नहीं, हमें इनिशिएटिव लेना ज़्यादा ज़रूरी, लोकस स्टैंडी को रिलैक्स करना ज़रूरी कि लिटिगेशन ऐसे आए। तो अमेरिका में सबसे पहले इस जिसको हम लोग कहेंगे जुडिशियल क्या मैंने वर्ड यूज़ किया था अभी, इनिशिएटिव, इसको इस कॉन्सेप्ट को रखने का काम 1947 में आर्थर जूनियर इन्होंने किया, आर्थर जूनियर। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि 1980 के डिकेड में सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था उन्होंने यहाँ इस बात में इंटरेस्ट दिखाया कि बिल्कुल हम लोग बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे आपके लिटिगेशन। तो उस बेंच के उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही थे P.N. भगवती। तो 1980 में इन्होंने शुरू किया, ये बोल सकते हैं हम लोग इनके साथ। और हम लोग कुछ नाम लिखते हैं जो उस टाइम पे जस्टिस थे इनके साथ, भगवती जी के साथ। भगवती जी के अलावा थे इंडिया में 1980 का डिकेड P.N. भगवती, V.R. कृष्णा अय्यर, जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी एंड जस्टिस D.S. देसाई। पहली बात तो ये कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है। दूसरी बात, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसका नहीं है। तीसरी बात, ये फॉर्मेट शुरू किया था अंग्रेजों ब्रिटिश रूल के टाइम। चौथी बात, ये एक पोस्ट है जो अनपॉलिटिकल है, और ये पोस्ट आज हमारे पूरे देश में बस 2 ही सिटी में दिखती है, 2 ही जगह हमें मिलती है। उसमें से एक है कोलकाता और दूसरा है बॉम्बे, मुंबई। तो मुंबई के शरीफ और कलकत्ता के शरीफ, ये टर्म अभी भी हमें मिलती हैं। काम क्या है क्या नहीं, कोई काम नहीं है। जैसे आपको पता है कि शहर का पहला सिटीजन किसे हम लोग बोलते हैं, मेयर को। मेयर को, जो भी हमारा मेयर है वो है फर्स्ट सिटीजन। कलकत्ता में सेकंड सिटीजन है कलकत्ता का मेयर है, आपका कलकत्ता का शेरिफ। सेम मुंबई में जो मेयर है, मतलब सेकंड सिटीजन है, वो मेयर के बाद शेरिफ है। ये रहते कौन है, क्या करते हैं, क्या नहीं, ऊपर ऊपर मैं आपको बता दूं। इनका अपॉइंटमेंट वो जैसे मुंबई की बात करें तो मुंबई के शेरिफ को अगर अपॉइंट करना है तो कौन अपॉइंट करेगा, तो महाराष्ट्र के सीएम करेंगे। कितने टाइम के लिए करेंगे, 1 साल के लिए। और 1 साल के बाद रीअपॉइंटमेंट उनका हो सकता है कितनी भी बार, 10 साल रह सकते हैं, 15 साल रह सकते हैं। यकीन मानो दिलीप कुमार बॉम्बे के शेरिफ रह चुके हैं कई साल। सुनील गावस्कर नाम तो सुना ही होगा, बॉम्बे के शेरिफ रह चुके हैं कई साल तक, ठीक है। तो ये जो शेरिफ रहेंगे ये पर्सन कौन रहेंगे, पहली बात तो सीएम अपॉइंट कर रहे हैं, 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट हो रहा है। रीअपॉइंटमेंट कितनी बार भी हो सकता है, वो आपने लिखा ही होगा कि बस 2 ही सिटीज़ के लिए ना, कलकत्ता एंड मुंबई। और जब भी सीएम अपॉइंट करेंगे तो भी खुद वो देखेंगे कि उस सिटी के जो सम्माननीय कोई पर्सनैलिटी है उसे अपॉइंट किया जाएगा। अब वो सोशल सर्वेंट रह सकता है, वो कोई स्पोर्ट पर्सन रह सकता है, वो कोई आर्टिस्ट रह सकता है ना, तो कोई भी रह सकता है। वो जो सम्माननीय पर्सन है वो बिल्कुल रह सकता है। आज मुंबई के शेरिफ के नाम पे हम लोग अमिताभ बच्चन को भी कर सकते हैं अपॉइंट, हार्दिक पांड्या नहीं होगा। तीसरी ज़रूरी बात, इनका काम क्या है, इनका काम हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। काम कुछ नहीं, बेवजह का पोस्ट है, त्याला मराठीमध्ये म्हणतात मला पहा आणि फुलवा, बिना काम का, कोई काम नहीं उसका। लेकिन जैसे लास्ट टाइम पे मेरे ख्याल से आज मुंबई की जो शेरिफ है वो इंदु साहनी मैडम हैं, आप थोड़ा गूगल में बाद में देख लेना। इंदु साहनी मैडम ये HR कॉलेज के प्रिंसिपल होके गए हैं। 2008 में भी उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, 2016 तक थे। उसके बाद फिर संतोष चित्तगोपेकर इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। फिर 2021 में फिर से एक बार इंदु साहनी मैडम अपॉइंट किए गए थे। आप देख लेना, मतलब पूछा जा सकता है, गलती से 2 ही तो शरीफ है, पूछा जा सकता है, मुंबई का पूछा जा सकता है, उधर का पूछा जा सकता है।
इनके काम पता है क्या रहेंगे? काम ये रहेंगे कि समझ के चलो कि जैसे मुंबई के शरीफ, मुंबई में अगर समझ के चलो कि कोई फॉरेन गेस्ट आ गए या फिर कोई भी बड़े गेस्ट आ गए, तो ऑफकोर्स गेस्ट आएंगे तो एयरपोर्ट आएंगे, तो एयरपोर्ट में जाके उन्हें रिसीव करना ये शरीफ का काम है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिटी को। अगर किसी पॉपुलर पर्सनैलिटी की डेथ हो गई तो उसके लिए शोक सभा अरेंज करना, ये इनका काम है। तो ये बेसिक काम कि गेस्ट को है ना रिसीव करने जाना, या फिर बड़ी पर्सनैलिटी का डेथ हुआ है तो शोक सभा वहाँ अरेंज करना, ये इनका काम है। और तीसरा जो काम है इनका वो ये कि उस सिटी में अगर कोर्ट ने किसी के खिलाफ समन्स अगर निकाले हैं तो समन्स उन्हें पोस्ट करना। समन्स मतलब ऑर्डर, उसने कुछ तो गड़बड़ कर दी है, कोर्ट उसके खिलाफ जो ऑर्डर निकालेंगे जिसको हम लोग समन्स कहेंगे, वो ऑर्डर इनके हाथ से इन द सेंस वो खुद नहीं जाएगा देने के लिए, लेकिन इसके साइन से जो है वो पोस्ट किए जाते हैं। तो इतने ही काम शरीफ के हैं, बाकी इस पोस्ट को लेके और कुछ खास हमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शरीफ क्या है लिख के रखो, लेकिन एक नॉन पॉलिटिकल लेकिन रिस्पेक्टेड पोस्ट है। रिस्पेक्ट के अलावा कुछ नहीं मिलता उसको, पैसा पानी सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं दिया जाएगा, रिस्पेक्ट मिल रहा है वही बहुत है। नॉन पॉलिटिकल रिस्पेक्टेड पोस्ट। ठीक है, ऑनलाइन जुडिशरी को लेके जितने भी बातें थी वो हो गई हमारी यहाँ पे फिनिश। अब कल और परसों तो आपके करंट के लेक्चर्स चलेंगे, क्योंकि एक वीक का आपका करंट का रह चुका है, और इसलिए मैंने सोचा कि नया टॉपिक शुरू करने से अच्छा है कि वो करंट का निपटा दो, वो हो जाएगा आपको। तो मंडे कोई टेस्ट वेस्ट नहीं रहेगा, हम लोग सीधा पढ़ेंगे। और दो छोटे छोटे टॉपिक्स है उसको पहले देखेंगे, स्पेशल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लिंग्विस्टिक इश्यूज़, और उसके बाद फिर हम लोग जंप करेंगे इंटर एंड आपके सेंट्रल स्टेट के रिलेशन, स्टेट्स के रिलेशंस, ये